हेलो बच्चों, कैसे हैं। पिछले वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर से कुछ सवाल बताए थे। आज हम बताने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस में अगर दो फंक्शंस दिए हुए हैं तो उसको कैसे जोड़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो डेफिनेशन लिख दिए हैं जिससे थोड़ा समय की बचत हो जाए। देखिए डेफिनेशन है क्या। लेट f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c be two functions, then the composition of f and g denoted by gof, गॉफ भी लिखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, gof is the function। जैसे ये फंक्शन है वैसे gof such that a to c defined by, ये डेफिनेशन है, gof x is equal to g of fx for all x belongs to a। अब x belongs to a इसको समझा रहे हैं ये है क्या चीज़। मान लिया एक फंक्शन ये है f x, ये fx, ये g fx से gx। तो देखिए ये हम बता रहे हैं ये है क्या। ये डेफिनेशन जो लिखे हैं कि f और g अगर दो फंक्शन हैं तो उनको जोड़ते कैसे हैं, उनको जोड़ने का क्या तरीका है। जोड़ने का तरीका एक ये है, जिसे यहां पर लिख दिए f a से b, g b से c, दो फंक्शन हैं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। यहां पर एक ये है, ये दूसरा है और ये है तीसरा। मतलब f जो है, ये जो फंक्शन है यहां पर ये है x। तो जब ये f रिलेशन या फंक्शन जो भी कर लिए, यहाँ पर ये जो रिलेशन है f a से b में जब जाएगा, ये a है, ये b है और ये c है। a से p, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx। फिर b से c में ये जो फंक्शन है ये है, इसका नाम दिया हुआ है g। तो ये fx है और जब यहाँ g लगा हुआ है तो जैसे ये x था b में, ये आया यहाँ, तो यहाँ हम लिख दिए fx। वैसे ही जब ये सपोज कर लिए कि ये y है, तो जब यहाँ पर हम c में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर ये y है, अगर इसको हम y ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g y ऐसे हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये y तो है नहीं, fx है, तो इसको हम लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। ये है जो डेफिनेशन में बनाए थे डायग्राम। तो ये है लिखने का तरीका, g ऑफ f ऑफ x। इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। और ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, अब ये जो है इससे जुड़ गया, a से c जुड़ गया, और इसको लिखेंगे कैसे, gof। gof कहाँ से जुड़ गया, ये a से c में जुड़ गया, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू। क्लियर है। ये a से b में, g b से c में। तो फिर दोनों को जब जोड़ दिए डायरेक्ट, तो ये gof मतलब ये जो दोनों फंक्शन है उनको जोड़ दिए हैं, तो इसको लिखेंगे gof, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये हो जाए gof सच दैट a से c, a से c। तो ये लिखने का तरीका है। अब इसमें जब क्वेश्चन अभी करवाने जाएंगे तब आपको ये क्लियर होगा कि कैसे हम इसको लिखते हैं। ये जो लिखने का तरीका है, जब न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करेंगे अभी, तो कैसे ये लिखते हैं ये पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
ये जी ओ एफ अगर एक्स लिख दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ एफ एक्स। तो ये जी लिखने का तरीका क्या है, फिर ये ब्रैकेट लगा दिए, फिर ये एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मतलब गॉफ एफ या जी ओ एफ एक्स का मतलब हो गया कि ये जी ऑफ एफ एक्स, ये जी जो है ये एफ एक्स का फंक्शन है, जी जो है ये एफ एक्स का फंक्शन है। इसी का उल्टा अगर एफ ओ जी लिखें तो क्या हो जाएगा, एफ ब्रैकेट बनाएंगे, एफ किसका फंक्शन है, जी का फंक्शन है, और जी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। एफ इज फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो ये लिखने के तरीके हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं कि इसको करेंगे कैसे। क्वेश्चन देखिए, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर and z from R to R be two function हमने मान लिया कि f R से R में, R क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये जो R है ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। तो f R से R में और g R से R में ये दो फंक्शंस हैं। और कैसे फंक्शंस हैं, शॉर्टकट में उसका डेफिनेशन लिख दिए हैं कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये क्वेश्चन है कि एफ और जी दो फंक्शंस हैं, कहाँ से कहाँ हैं, आर से आर में है। और कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो निकालना क्या है, फाइंड एफ ओ जी एक्स एंड जी ओ एफ एक्स also show that f of g x is not equal to g of f x। मतलब f o g x is not equal to g o f x। ये दो फंक्शन है, इन दो फंक्शंस का डेफिनेशन ये दिया हुआ है। हमको ये निकालना है f o g x जी ओ एफ एक्स कितना होगा, और ये भी दिखाना है कि ये एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स दोनों इक्वल नहीं हैं। क्लियर है। तो इन दोनों को हल करने के पहले हम ये बता दे रहे हैं कि जो इसके पहले डेफिनेशन हम बताए हैं उसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन ये था, जैसे ये एफ ओ जी एक्स, तो ये एफ किसका फंक्शन था, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ये जी एक्स का फंक्शन था, एफ जी एक्स का फंक्शन था। जी एक्स की वैल्यू लिख देंगे, फिर उसके बाद जो आएगा फिर एफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे, वो रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए इसको हल कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। सॉल्यूशन ये साफ कर दे रहे हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले हमको निकालना है एफ ओ जी एक्स। एफ ओ जी एक्स का मतलब हो गया एफ, इट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं ये फंक्शन है। लेकिन किसका फंक्शन है, इस फंक्शन का फंक्शन है। फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, या फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का फंक्शन है, इसीलिए फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये एफ है, एफ ओ जी एक्स, तो एफ है, ये किसका फंक्शन है, जी एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ लिखेंगे हम इट इज़ फंक्शन ऑफ जी एक्स। फिर देखिए एफ,
अब देखिए इस gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू जो है ये cos x है, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में cos x। क्लियर है, f ऑफ gx, और gx की वैल्यू दी हुई है, बस उसी को उठा के रख देना है। gx की वैल्यू रख दिया cos x यहाँ पे, समझ आ रहा है। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया fx टाइप का, इस टाइप का बन गया। अगर ये fx बराबर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f cos x, ये x की जगह cos x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये x है, x की जगह cos x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x और पूरे का होल स्क्वायर। fx का डेफिनेशन ये है एक्स स्क्वायर, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से ये हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर, ये cos x का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। ये हो गया एफ ओ जी एक्स की वैल्यू। क्लियर है ये। फिर देखिए दूसरा जी ओ एफ एक्स, ये g किसका फंक्शन है, ये g एफ एक्स का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स। अब देखिए इस एफ एक्स की वैल्यू हम रखेंगे, इस एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, इस एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर देखिए अब ये जी एक्स टाइप का हो गया, इस डी एक्स टाइप का हो गया, तो जब यहाँ जी एक्स था तो यहाँ कॉस एक्स था, ठीक, तो यहाँ जी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, यहाँ है तो ये एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एंगल का स्क्वायर है, ये ध्यान रहे, ये कॉस एक्स एंगल है, इस एंगल का स्क्वायर है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, मतलब इस पूरे का स्क्वायर है, और यहाँ इस एंगल का स्क्वायर है। दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते, कॉस स्क्वायर एक्स है यहाँ, और यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर है, इसलिए दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये पूरे का स्क्वायर है, ये एंगल का स्क्वायर है, तो यहाँ से देखिए जी ओ एफ एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर आ गया, और एफ ओ जी एक्स क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू निकल गई। और देखिए एफ ओ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ एक्स, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे एफ ओ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ एक्स। कितना इजी है, समझ में आया ये क्वेश्चन। केवल इसको इस टाइप से लिखेंगे, फिर जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस एफ एक्स टाइप का है बन गया, तो एफ एक्स वो इस डेफिनेशन से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ गया। फिर वैसे ही जी ओ एफ एक्स, तो जी एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, और फिर जी एक्स टाइप का बन गया, तो फिर इसकी वैल्यू रखने पे ये आ गया। और हम देख रहे हैं कि ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ओ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ एक्स। क्लियर है, समझ में आया, बहुत ईजी है। अब बता रहे हैं प्रॉपर्टीज़, उसके बाद फिर और सवाल बताते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पहला शॉर्टकट में बता रहे हैं कि अगर f और g दो फंक्शन हैं तो ये एसोसिएटिव होते हैं। अगर एफ जी दो ही नहीं, एफ जी सी, एफ जी और सी एच, एफ जी और एच अगर तीन फंक्शंस हैं, एफ जी और एच तीन फंक्शंस हैं, वो कैसे डिफाइंड है, एफ ए से बी में डिफाइंड है, जी बी से सी में डिफाइंड है, और एच सी से डी में डिफाइंड है। हमने मान लिया ये तीन फंक्शंस हैं एफ जी और एच, वो इस तरह से डिफाइंड है, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में। तो अगर तीन फंक्शंस इस तरह से डिफाइंड हैं तो हम कहेंगे कि इनका जो कंपोजिशन बनेगा
ये एसोसिएटिव होगा, HOGOF इज इक्वल टू HOGOF। ये पहले G और F था, फिर ये एसोसिएट कर गया H और G आपस में, और ये F अलग हो गया। तो अगर तीन फंक्शंस हैं F, G, H, तो ये तीनों आपस में एसोसिएटिव होते हैं। F, G और H ये एसोसिएटिव होंगे। ये क्या होंगे? एसोसिएटिव होंगे। कैसे होंगे? ये इस तरह से होंगे कि ये पहले बाहर था, ये दोनों साथ में थे, अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों साथ में है और ये बाहर है, तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव। तो इनके अंदर एसोसिएटिव ला होल्ड करता है। ये पहला है पहली प्रॉपर्टीज़ है कि अगर तीन फंक्शंस हैं और तीनों इस तरह से डिफाइंड है तो ये एसोसिएटिव ला होल्ड करेंगे। फिर दूसरा क्या है? दूसरा, अगर F और G ये दोनों 1-1 हैं, साथ में ऑन-टू भी हैं। कहने का मतलब, पहला A, अगर F और G दो फंक्शंस हैं और ये 1-1 हैं, F एंड G ये अगर 1-1 है, तो इसका जो कंपोजिशन होगा GOF ये भी 1-1 होगा, 1-1 होगा। क्लियर है? दो फंक्शन हैं F और G, अगर F और G दोनों अलग अलग 1-1 हैं तो हम कहेंगे इनका कंपोजिशन GOF भी 1-1 होगा। दूसरा, इसी में अगर F एंड G ये ऑन-टू हैं दोनों, तो इनका कंपोजिशन जो होगा GOF ये भी ऑन-टू होगा, ऑन-टू। अगर ये 1-1 है तो ये भी 1-1 होगा, अगर ये ऑन-टू है तो ये भी ऑन-टू होगा। शॉर्टकट में बता रहे हैं। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पहला एसोसिएटिव, दूसरा F और G अगर 1-1 है, F और G का मतलब दो फंक्शंस F और G अगर 1-1 है तो इनका कंपोजिशन भी 1-1 होगा। फिर अगर ये दोनों ऑन-टू हैं तो इनका कंपोजिशन भी ऑन-टू होगा। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट करके लिख लें। इफ GOF ऑफ X इज 1-1, अगर ये 1-1 है, कंपोजिशन ऑफ F GOF X, कंपोजिशन ऑफ F बोल दिए, कंपोजिशन ऑफ X GOF X इज 1-1, इट नीड नॉट बी F and G need not be 1-1। अगर GOF इनका जो कंपोजिशन है, अगर ये 1-1 है, इसी का उल्टा चल रहा है। इधर से देखिए, अगर ये F और G 1-1 थे तो कंपोजिशन 1-1 हो गया, ये ऑन-टू थे तो इनका कंपोजिशन ऑन-टू हो गया। लेकिन इधर चलिए, अगर कंपोजिशन 1-1 है तो इट नीड नॉट बी 1-1, मतलब इट नीड नॉट बी का मतलब F एंड G नीड नॉट बी 1-1। F और G अलग अलग 1-1 हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। कंपोजिशन अगर 1-1 है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों फंक्शन अलग अलग 1-1 हों। ठीक है? दूसरा, इसी में इफ GOF X इज ऑन-टू, अगर ये ऑन-टू है तो F एंड G नीड नॉट बी ऑन-टू।
कहने का मतलब ये है कि अगर एफ और जी का कॉम्बिनेशन ऑन टू है तो ये ज़रूरी नहीं है कि एफ और जी दोनों अलग अलग ऑन टू हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये है उसकी प्रॉपर्टी, इसको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद कुछ सवाल बताते हैं। ये देखिए प्रॉपर्टी में एक और है बची, तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर आई ए और आई बी आइडेंटिटी हैं तो क्या हो जाएगा, आई बी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ हो जाएगा और आई एफ ऑफ आई ए इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। अगर एफ फ्रॉम ए टू ए, ये एक्चुअल में है क्या, एफ फ्रॉम ए टू ए, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। एफ फ्रॉम ए टू ए आइडेंटिटी फंक्शन है जिसको आई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एफ फ्रॉम बी टू बी ये दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन है जिसको आई बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक और प्रॉपर्टी छूट गई थी। एफ फ्रॉम ए टू ए ये आइडेंटिटी फंक्शन है, एफ फ्रॉम बी टू बी दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन है। इसको आई ए बोलते हैं, इसको आई बी बोलते हैं। अगर ये है तो जब कंपोजिशन ले लेंगे तो आई बी ऑफ एफ ये हो जाएगा एफ के बराबर, और एफ ऑफ आई ए ये हो जाएगा एफ के बराबर। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का एफ के साथ कंपोजिशन वही फंक्शन होगा। किसी भी आइडेंटिटी फंक्शन का, ये है ना आइडेंटिटी फंक्शन का, उस फंक्शन के साथ कंपोजिशन वही फंक्शन ही होगा। यही है थर्ड प्रॉपर्टी। अब देखिए सवाल लगाने जा रहे हैं। सवाल, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। लेट एफ फ्रॉम 1, 3, 4 to 1 to 5 and G from 1 to 5 to 1, 3। ये एनसीईआरटी का है पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3। लेट एफ फ्रॉम 1, 3, 4 to 1, 2, 5 and G from 1 to 5 to 1, 3 be given by ये दिया हुआ है f इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 4, 1 ये दिया हुआ है, और G दिया हुआ है 1, 3, 2, 3 और 5, 1 ये दिया हुआ है। पूछ रहा है राइट डाउन GOF। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और कह रहा है कि GOF निकालिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालिए। ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि लेट f फ्रॉम 1, 3, 4 to 1, 2, 5 be a function and G from 1 to 5 to 1, 3 be another function be given by f is equal to this and G is equal to this। ये दिया हुआ है हमारे पास, हमको निकालना है G of f, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना है। तो पहले हम देखें ये कैसे दिया हुआ है। यहाँ पर फिगर से ज़्यादा समझ आएगा। ये देख लीजिए फिगर, एफ
यहाँ से ध्यान दीजिए इस फिगर में, एफ यहाँ से यहाँ पर ये एफ है, कहाँ से कहाँ है, ये है 1, ये है 3, ये है 4, ये 1 2 5। फिर G कहाँ से कहाँ है, G 1 2 5, 1 2 5 से 1 3 में है, यहाँ से यहाँ जो है ये है G 1 3। अब समझ में आ रहा है, ये F दिया हुआ है 1 3 4 से 1 2 5 और G दिया हुआ है 1 2 5 से 1 3। अब फिगर से क्लियर हुआ। अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है GOF, मतलब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पर देखिए ये जो दिया है रिलेशन, ये तो ऐसे दिया है, यहाँ पर रिलेशन दिया हो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 5 के साथ रिलेशन है, सारा इसी से क्लियर हो जाएगा। और 4 का 1 के साथ, सॉरी 3 का 5 के साथ है, 3 का 5 के साथ रिलेशन है और 4 का 1 के साथ रिलेशन है। ये रिलेशन दिया हुआ है कि इस अगर F में ये है तो इसका कैसे रिलेशन है। फिर देखिए G को देखिए, G का 1 3 के साथ है, 1 3 के साथ है, 2 3 के साथ है, अरे यहाँ 1 लिख के साथ लिखिए, 1 3 के साथ है, 2 भी 3 के साथ है और 5 का 1 के साथ है। इसके अनुसार ये सब फिगर समझ में आया। बस जो दिया है उसी को लिख डाले हैं, जो दिया हुआ है उसी को लिख डाले हैं। ध्यान से देखिए, आप देख लीजिए, ये फिगर ध्यान से देखिए, इसको और इसको ध्यान से देखिए, देख के सोचिए, समझिए। अब देखिए ये समझ में आ गया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ रिलेशन है, ये फंक्शन है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से देखिए हमको GOF निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए F ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, F ऑफ 1 ये होता है ना fx इज इक्वल टू वाई, इस टाइप का होता है। तो अगर यहाँ पर हम F1 लिखते हैं तो यहाँ कोई इमेज आता है, तो देखिए F1 का इमेज क्या है, 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 है। वैसे भी दिया है 1 का 2 है, मतलब F का 1 F1 इस 2 के बराबर है, मतलब इस 1 का इमेज 2 है, तो ये F1 2 के बराबर, यहाँ लिख दिए F1 2 के बराबर है। वैसे ही F3 किससे रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है, ये 5 से रिलेटेड है। यहाँ से देख लीजिए यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, F1 2 से रिलेटेड है, F3 5 से रिलेटेड है, F3 5 से रिलेटेड है, F4 1 से रिलेटेड है, F4 1 से रिलेटेड है, ये चीज़। फिर देखिए इसमें आ जाइए, G1 किससे रिलेटेड है, G1 इसका इमेज 3 है, G2 इसका इमेज G2 का 3 है, फिर G5 इसका इमेज 1 है। क्लियर है। और यहाँ से भी ये लिख सकते हैं और यहाँ से इसी से ये फिगर बनाया है। देखिए 1 का 3 है, 2 का भी इमेज 3 है, 5 का 1 है, वही चीज़ लिखे हैं, G1 3, G2 3, G5 1। क्लियर हुआ। अब हम GOF निकालेंगे, देखिए GOF 1, यहाँ 1 दिया है, तो GOF 1 क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका, G ऑफ
एफ ऑफ 1, जी ऑफ एफ ऑफ 1। तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 कैसे करेंगे? ये F1 है, F1 की वैल्यू क्या है? 2 है, यहाँ रखेंगे हम, F1 की वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये हो गया G2, हमारा G2 हो गया। फिर देखिए अब इस G2 को क्या रखते हैं? 3, तो ये हो गया हमारा 3। कहने का मतलब GOF1 की वैल्यू 3 आ गई। अगर देखेंगे तो अपने आप GOF1 अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस 1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है। क्लियर हो गया कि नहीं? फिर देखिए GOF2, तो ये हो जाएगा G ऑफ F2, G ऑफ F2 की वैल्यू नहीं, सॉरी F2 लिख दिया, 3 है, 3 है, 2 नहीं, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? F3, इस F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, तो G ऑफ 5, और G ऑफ 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। फिर देखिए G ऑफ 1 हो गया, G ऑफ 3 हो गया, फिर G ऑफ 4, ये क्या हो जाएगा? G ऑफ F ऑफ F4, ये हो जाएगा G ऑफ F4 की वैल्यू थी 1, ये 1 है, ये देखिए F4 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ लिख दिए 1, F4 की वैल्यू 1 हो गई। और G1 की वैल्यू है 3, G1 की वैल्यू हो गई 3, तो ये हमारा निकल गया GOF1, GOF3, ये जो निकालना था। तो इस तरह से हम हर चीज़ निकाल सकते हैं। ये क्या दिया था इसमें? क्वेश्चन था कि राइट डाउन GOF, तो आ गया GOF हमारा, GOF1, GOF2, GOF1, GOF3, GOF4, तो ये है हमारा 3, 3, 1। अब एक चीज़ और जहाँ तक देखने की बात है कि इससे जो है एक निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? यहाँ पर देखिए F क्या है? F 1 का 2 है, 3 का 5 है, 4 का 1 है, तो F क्या है? F 11 है। अगर देखा जाए तो F 11 है। यहाँ से अगर देखें हम तो F क्या है? 1 का 1 है, तो F 11 है। G F 11 है और F onto भी है, एंड F is onto also। F 11 भी है और F onto भी है, सबका इमेज मिल रहा है। फिर आइए G में, देखिए G 1 का 3 है, 2 का 3 है, इसका मतलब किसी दो का एक ही इमेज बन रहा है, तो ये 1 1 नहीं है। G is not 1 1, G is not 1 1। 1 1 के लिए एक का एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 का 1 है, तो ये 1 1 नहीं है। अब देखेंगे क्या ये onto है? क्या ये onto है? तो G onto है, onto है। G कोई इसमें इमेज बचा नहीं है जो किसी न किसी का इमेज ना हो, तो ये onto है। ये दोनों इसको कवर किए, ये इसको कवर किया, तो ये onto है, इज onto। क्लियर हुआ? हमको निकालना था बस वही GOF 1, 4 और 3, 1, 3, 4, तो वो निकल गया। ठीक है, अब उससे अगर देखें हम GOF 1 की वैल्यू कितनी आई थी? GOF 1, GOF 3, GOF 4,
तो GOF 4 की वैल्यू ये 4 1 3, ये 3 आई है। GOF 3 3 5 5 से 1, ये 1 आया था। GOF 1 तो 1 2 से और 2 3 से, ये 3 आया था। कहने का मतलब ये है, इसको देखिए अब प्रॉपर्टी से ही क्लियर होगा। उसमें पूछा आपका केवल GOF था। अब देखिए और आगे का बता रहे हैं, ये F11 है, F12 भी है, G11 नहीं है लेकिन G12 है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए कॉम्बिनेशन में। GOF 1 कहने का मतलब है कि अगर ये 3 देखिए 3 3, कहने का मतलब है कि 1 और 4 दोनों का इमेज 3 बन रहा है। GOF में 1 और 4 दोनों का इमेज 3 बन रहा है और 3 का इमेज 1 बन रहा है। तो जब किसी दो का एक ही इमेज बने तो क्या ये 1 1 होगा? नहीं होगा। इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये जो GOF है दिस इज ऑनटू, ये ऑनटू तो है, सबका इमेज मिल रहा है, लेकिन बट इट इज नॉट 1 1 because GOF 1 is equal to 3 and GOF 4 is equal to 3, मतलब दो का एक ही इमेज मिल रहा है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। तो GOF क्या है? ऑनटू है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। क्लियर हुआ? तो उसमें केवल GOF कैलकुलेट करने के लिए पूछा था, हम ये चीज़ें बता दिए हैं। तो उस सवाल को इससे रिलेट करके देखिए, इस फिगर से, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि नहीं? ये NCERT का है क्वेश्चन। क्लियर हुआ? ये फिगर देखिए, ये इससे रिलेटेड है तो ये फिर इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। ये हमको निकालना था GOF 1 निकालना था, 3 निकालना था, 4 निकालना था, तो वो निकाल चुके हैं GOF 1 3 4। उसके बाद ये बता दिए कि F 1 1 है, ऑनटू है। G क्या है? 1 1 नहीं है क्योंकि दो का एक ही इमेज मिल रहा है। ऑनटू है क्योंकि सब कवर है। फिर जब कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कॉम्बिनेशन, तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन में GOF एक फंक्शन हो गया, इसके 1 की वैल्यू भी 3 है और इसके 4 की वैल्यू भी 3 है, तो दो का एक ही इमेज मिल रहा है। तो ये ऑनटू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। तो GOF इज ऑनटू बट नॉट 1 1। क्यों? क्योंकि ये इसका इमेज ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, दो का एक ही इमेज मिल रहा है। ठीक है। कहा दूसरा, लेट F and F G and H, let F G and H be function from R to R, from R to R such that, नहीं, so that, sorry, so that, जो हमको दिखाना है, so that, क्या दिखाना है हमको? ये F प्लस G ऑफ H इज इक्वल टू F ऑफ H प्लस G ऑफ H, और दूसरा है F डॉट G O ऑफ H इज इक्वल टू F ऑफ H इंटू G ऑफ H। इसमें पहला प्रूफ करेंगे और दूसरा अपने आप प्रूफ कर लीजिएगा। पहला प्रूफ करेंगे, वैसे ही दूसरा हो जाएगा। ये देखिए F G और H, ये तीन फंक्शंस दिए हैं।
कहाँ से कहाँ दिए हैं, ये आर से आर दिए हैं, मतलब ऐसे दिए हैं, एफ आर से आर, जी फंक्शन है वो आर से आर में है, और एच जो फंक्शन है ये भी आर से आर में है। आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये हैं तीन फंक्शंस एफ, जी और एच आर से आर में, और कैसे डिफाइंड हैं वो बताते हैं। तो ये दिखाना है कि एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। एफ डॉट जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ। ये देखिए है क्या एक्चुअल में, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये क्या है, ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, जो सेट थ्योरम बताए थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है एक्चुअल में। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये इनटू पर एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट क्या कहेंगे, ये इसके साथ आ गया, ये वही चीज़ है। फिर देखिए इसका एक प्रूफ कर दे रहे हैं, दूसरा अपने आप प्रूफ कर लीजिएगा आप लोग। तो पहले क्लियरली यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है एफ प्लस जी, ये भी कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, ये आर से आर में डिफाइंड होगा। ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, ये आर से आर में डिफाइंड होगा। किसके लिए डिफाइंड हो गया, हमने मान लिया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये एफ प्लस जी ये दिया हुआ है, ओ एच कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, आर से आर में। किसके लिए डिफाइंड है, हमने मान लिया ये फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, आर के सभी एक्स के लिए है। क्लियर है। फिर देखिए, तो अगर ये ऐसा है तब क्या करेंगे हम, तो ये ले लेंगे एफ प्लस जी एच ऑफ एक्स, इसी में हम एक्स ले रहे हैं, उसी से तो प्रूफ करते हैं। एफ प्लस जी ऑफ एच, ये एक्स के साथ, ठीक, एफ प्लस जी ओ एच कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज फंक्शंस ऑफ एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स। अगर देखें ये आ जाएगा इसके साथ, किसके साथ, एफ ऑफ एच एक्स प्लस फिर ये आ जाएगा इसके साथ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये 1 मान लीजिए। यहाँ से देखिए ये भी आर से आर पे डिफाइंड होगा, ये आर से आर पे डिफाइंड होगा क्योंकि सब आर पे डिफाइंड है। तो हम मान लिए ये आर पे डिफाइंड होगा, तो हम मान लिए कि किसके लिए डिफाइंड है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। बस कुछ नहीं करना है, बस इधर वाले को ले लेना है, इधर वाले को एक एक्स आगे ले लेंगे, एक्स आगे ले लेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, किसका फंक्शन, एक्स का फंक्शन, फंक्शन तो है लेकिन किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो एफ प्लस जी ओ एच ये एक्स का फंक्शन है। इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एफ प्लस जी ओ एच एक्स, एच एक्स फिर इसके साथ आ जाएगा और एच एक्स फिर इसके साथ आ जाएगा। ये एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स। फिर देखिए क्लियर है, क्लियर है। फिर देखिए अब अगेन क्लियरली ये एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच एक्स, या इसको एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ये भी कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ये भी आर से आर में डिफाइंड है,
ये जो ये वाला पोर्शन है, जैसे ये डिफाइंड है आर से आर में, वैसे ही क्लियरली एफ ऑफ एच जी ऑफ एच सच दैट आर से आर में डिफाइंड है। कैसे? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब क्या करेंगे, यहां देखिए, ये आर से आर में डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? इसमें ये है, किसका है? ये एक्स का फंक्शन है। ये जो है हमने मान लिया ये एक्स का फंक्शन है, इसीलिए एक्स लिए थे ना, एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये एक्स का फंक्शन है। अब इसको हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ ओ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच, जी ओ एच ऑफ एक्स। ये देखें तो इक्वेशन 2 हो गया। अगर देखा जाए यहाँ पर देखिए, ये इसके बराबर है और यहाँ पर यही चीज़ इसके बराबर है। इसको साफ कर दे रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये चीज़ इसके बराबर है और यही चीज़ इसके बराबर है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखिए, एफ ओ एच एक्स, एफ ओ एच एक्स, जी ओ एच एक्स, जी ओ एच एक्स। तो ये जो पोर्शन है ये दोनों का आपस में बराबर है। इसका मतलब इसका बाएं साइड वाला आपस में बराबर देगा। फ्रॉम 1 and 2 एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस, इसको ब्रैकेट न लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। इसी तरीके से दूसरा वाला जो है इसमें दिया हुआ है उसको आप लोग प्रूफ कर लेंगे। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन और बताते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए, एफ और जी दोनों आर से आर में फंक्शन है। शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, एफ और जी दोनों आर से आर में फंक्शन है और ये डिफाइंड है इस तरीके से, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और जी एक्स जो डिफाइंड है ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। कुछ भी लिख सकते हैं। ये एफ और जी दो फंक्शन हैं जो आर से आर में डिफाइंड है। और कैसे डिफाइंड है? एफ एक्स इक्वल टू ये है और जी एक्स इक्वल टू ये है। तो हमको दिखाना है सो दैट, या फाइंड एफ ओ जी एक्स एंड जी ओ एफ एक्स। also find FOG of 2 and GOF 2। ये क्वेश्चन एक दे दिए हैं सिंपल सा कि एफ जी आर से आर में दो फंक्शंस हैं, वो इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमको एफ ओ जी एक्स निकालना है, जी ओ एफ एक्स निकालना है, और ये भी निकालना है कि एफ ओ जी 2 की वैल्यू क्या होगी, जी ओ एफ 2 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? ये कैलकुलेट करना है। और इसमें लिख सकते हैं कि क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं है, तो आगे आएगा, देखा जाएगा। चलिए सॉल्यूशन पहले हम देखते हैं एफ ओ जी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। एफ ओ जी ऑफ एक्स का मतलब हो गया, बताइए,
ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो देखिए जी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर इस जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख दिए। क्लियर हो गया? अब देखिए एफ एक्स 3x प्लस 5, ये कैसे डिफाइंड है एफ एक्स 3x प्लस 5? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर एक्स स्क्वायर रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये है 3x स्क्वायर प्लस 5, एफ ओ जी एक्स ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5। और एफ ओ जी 2 की वैल्यू निकालनी है तो इसी में रख दीजिए, एफ ओ जी 2, तो क्या हो जाएगा, एफ ओ जी 2 ऐसे डिफाइंड है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा 17। क्लियर है? फिर देखिए हम निकालेंगे जी ओ एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x प्लस 5। अब देखिए ये एफ एक्स की वैल्यू रख दिए यहाँ, और यहाँ पर जी एक्स कैसे डिफाइंड है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब अगर हम कहें कि g ऑफ f2 की वैल्यू निकालिए तो इसी में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 121। अब ये देखिए कि क्या जी ओ एफ एक्स या जी ओ एफ ओ जी के बराबर है, क्या जी ओ एफ ओ जी के बराबर है? तो यहाँ से देख लीजिए जी ओ एफ ओ जी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5 है, और एफ ओ जी 3x स्क्वायर प्लस 5 है, और जी ओ एफ 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो दोनों सेम नहीं है। वैसे भी यहाँ से देख लीजिए, अगर वो ना समझ आए तो एफ ओ जी 2 की वैल्यू 17 आ रही है और जी ओ एफ 2 की वैल्यू 121 आ रही है, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं है। तो हम अगर ज़रूरत पड़े तो कहेंगे कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों सेम नहीं, हो भी सकते हैं, दोनों सेम हो भी सकते हैं, वो कंडीशन के ऊपर है दोनों, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम नहीं है। तो ये एक अलग से एग्जांपल हम अपने से दे दिए थे जिससे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत इसमें? तो ये रहा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये रहा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसमें कोई भी दिया हो, किसी भी टाइप का दिया हो, तो बस फंक्शन ऑफ फंक्शन दिमाग में रखिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन। जब एफ ओ जी की वैल्यू निकालना है तो बस एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू जो दी हुई होगी उसको वहाँ पुट कर दिए, फिर वो एफ एक्स की वैल्यू, तो एफ एक्स का फंक्शन बन जाएगा, मतलब एफ एक्स टाइप का बन जाएगा, फिर एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, वही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? तो ये था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर सवाल और उसके विषय में उसकी प्रॉपर्टीज़। एक दो सवाल इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उस पर थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उस पर क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एफ फ्रॉम एन टू एन, ये कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम एन टू एन, डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ एन से एन में कोई फंक्शन है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, और डिफाइंड कैसे है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो दिखाना है कि एफ एक्स इज देन सो दैट
f is 1 1 but not on 2, ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये पिछले जो वीडियो था उसमें का था, छूट गया था तो बता दे रहे हैं। देखिए ये है एफ, n से n में है, ये n है और ये n है। इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ एफ, इसको बोलते हैं को डोमेन ऑफ एफ। ये ध्यान रहे, चूंकि दोनों n से n में है इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है n से n में कोई रिलेशन है, n से n में कोई रिलेशन है, तो दिखाना है वो डिफाइंड कैसे है, f(x = 2x)। तो हमको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है f n से n में, ये 1 1 तो है लेकिन ऑन2 नहीं है। एक्चुअल में n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 अप टू। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5, ऐसे इसकी वैल्यू आती जाएगी। ये समझाने के लिए बता रहे हैं। n नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो n कहाँ शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। अब देखिए डेफिनेशन क्या है हमारा, f इज़ 1 1, पहला प्रूफ कर रहे हैं f इज़ 1 1, इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n। हमने मान लिया कि x1 और x2 दो एलिमेंट ऐसे हैं जो n को बिलोंग कर रहे हैं। ये एक्चुअल में n किसको है, ये n, ये जो n है ये n क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो हमने मान लिया कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n। क्लियर है। फिर देखिए सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये f ऑफ x1 ये हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, ये 2 से 2 कटा, ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। जब fx1 बराबर fx2 लेके चले और x1 बराबर x2 आ गया तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज 1 1। सिंस fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2, this means f is 1 1। ये प्रूफ हो गया, f क्या है, 1 1 है। क्लियर है। अब इसको प्रूफ करना है कि ये 1 1 तो है लेकिन ऑन2 नहीं है। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं, ये समझ में आ गया, बहुत इजी है। केवल fx1 fx2 ले लेंगे और ये प्रूफ कर देंगे। इसी का देखिए दूसरा हम प्रूफ कर रहे हैं कि f इज नॉट ऑन2, f इज नॉट ऑन2, f इज नॉट ऑन2, ऑन2 नहीं है। ऑन2 के लिए हमको क्या प्रूफ करना होता है, ये fx इज इक्वल टू वाई, मतलब यहाँ पर हर एलिमेंट जो है उसका इमेज होगा। fx इज इक्वल टू वाई प्रूफ करना है। कहने का मतलब ये अगर fx है तो इसका हर एलिमेंट यहाँ पर होगा। अगर यहाँ ये y है तो यहाँ पर ये fx होगा, मतलब इसमें हर एलिमेंट ऐसा है जिसका यहाँ कोई ना कोई इमेज है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस इस फिगर को देखिए। बाय डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय डेफिनेशन ये fx इज इक्वल टू 2x, fx इज इक्वल टू 2x।
तो इस डोमेन में हम डोमेन देख ले रहे हैं, डोमेन ऑफ एफ ये क्या है, 1 2 3 4, ये एज्यूम कर लिए हैं, मान लीजिए ये है, एज्यूम कर लिए हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन में 1 2 3 4 ले लिए। तो ये जो मिल रहा है हमको, देखिए F1 ये क्या मिल रहा है, ये 2 × 1 2 मिल रहा है, F2 ये मिल रहा है 2 × 2 4 मिल रहा है, F3 ये क्या मिल रहा है 2 × 3 ये 6 मिल रहा है, F4 ये क्या मिल रहा है 2 × 4 8 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर हम ये x1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 सब कुछ लिख सकते हैं। डोमेन में यहाँ पर हम ये n तो है ही है, n ये सब हो सकते हैं, तो इन सब को हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या इन सब का को डोमेन में हमको इमेज मिल रहा है, ये देखना है, ये समझाने के लिए लिखे हैं। देखिए F1 2 2 4, यहाँ से देखिए 1 का 2 से रिलेशन है, 2 से है, 2 का 4 से है, 3 का 6 से है, ऐसे ही 4 का 8 से है, इस टाइप से है। क्लियर है? कहने का मतलब ये है, ये इस तरह से, मतलब fx तो हम हर वैल्यू को रख सकते हैं, लेकिन जो हमको ये इमेज मिल रहा है, क्या ये सारा इमेज मिल जाएगा? ऑन टू तो तभी होगा जब इसके हर इमेज इसके किसी न किसी से एलिमेंट से रिलेटेड हो। लेकिन बट 1 belongs to n which is codomain of f। 1 जो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है वो भी कोडोमेन का, इसमें भी है 1, लेकिन हम यहाँ पर देखें अगर ये 1 जो कोडोमेन का है तो 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर कोडोमेन ऑफ f। ये कोडोमेन में जो 1 है उसका कोई भी वो यहाँ पर एलिमेंट नहीं है जो उस कोडोमेन के 1 से रिलेटेड हो। मतलब कोडोमेन का जो 1 है वो रिलेटेड नहीं है किसी से। तो लिखेंगे कैसे? देखिए वन बिलोंगिंग टू एन को डोमेन of f for 1 belonging to n codomain of f, there is no any element in domain of f which is pre-image of 1 belonging to codomain of f। कोडोमेन में जो 1 है उसका कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं है। यहां पर देखिए f of x is not equal to 1, that is f of x is not equal to 1। कोई भी ऐसा x की वैल्यू नहीं है जो 1 दे दे। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 रखते हैं तो 6 आ जाएगा। कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं है जो fx इक्वल टू 1 दे दे। हम क्या बोले थे, fx इक्वल टू y प्रूफ कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑन टू। लेकिन ऐसा कोई वैल्यू नहीं है x की जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सके। अगर यहाँ x 1 दे देते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 1 बच जा रहा है तो बचना नहीं चाहिए। बच गया इसका मतलब ये इनटू हो जाएगा, बचना नहीं चाहिए। अगर बच जा रहा है तो इनटू हो जाएगा। ये बच जा रहा है इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। हमको दिखाना था कि ये ऑन टू नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू। क्लियर है? सवाल समझ में आया? तो ये एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और बताते हैं फिर
समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी पे। ये क्लियर हुआ कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत हैं लेकिन आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिए, तरीका बताने का काम मेरा है। ये एनसीईआरटी का ही है। लेट ए इज इक्वल टू आर माइनस ये 3 एंड बी इज इक्वल टू आर माइनस 1। कंसीडर द फंक्शन, consider the function f from a to b। हम f a से b में एक फंक्शन कंसीडर कर लिए हैं, डिफाइंड बाई, ये डिफाइंड कैसे है? एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो इसको जस्टिफाई करना है कि ये 1 1 है और ऑन 2 है। इज नहीं पूछ रहा है कि इज एफ 1 1 एंड ऑन 2। जस्टिफाई योर आंसर। इज एफ 1 1 एंड ऑन 2। जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर। ये इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये फिगर, देखिए यहाँ पर एफ जो है, ये फिगर देखिए एफ कैसे रिलेटेड है। एफ ए से बी में एक रिलेशन, ये ए है और ये बी है। और ध्यान दीजिए ए क्या है? ए है एक्चुअल में, ये जो ए है ये है आर माइनस 3 और यहाँ पर जो बी है वो है आर माइनस 1। तो एक्चुअल में जो हमारा रिलेशन है एफ, वो आर माइनस 3 से आर माइनस 1 में है। ये ध्यान देने वाली बात है कि आर माइनस 3 से आर माइनस 1 में ये रिलेशन है। क्लियर है? ये एफ ए से बी में एक रिलेशन है। तो अगर हम 1 1 प्रूफ करना है तो जैसा कि बताए थे अभी पिछले सवाल में, पहले 1 1 देखते हैं। एफ इज 1 1 या फॉर 1 1 ऐसे लिख लें क्योंकि हमें पता तो है नहीं। फॉर एफ इज 1 1, एफ के 1 1 के लिए, ठीक है। हमने ये मान लिया लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। हमने ये मान लिया कि x1 और x2 जो हैं ये R को बिलोंग करते हैं। R क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। R क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो ये R को बिलोंग करते हैं। सच दैट, कैसे बिलोंग करते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। और यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 की जगह ये हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। तो देखिए ये 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये आपस में कैंसिल हो गए। सारे माइनस ये हैं, सारे माइनस ये हैं, तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x1
प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2। अब देखिए इस x1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x1 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 2x2। अब देखिए इसमें से ये निकल गया तो कितना बचा, ये बचा x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। हमको प्रूफ यही करना था कि fx1 लेके चले हैं, fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाए। तो लिखेंगे कैसे, सिंस fx1 इज इक्वल टू fx2 implies that x1 is equal to x2, this means f is 1 1। तो f क्या है, ये 1 1 है, 1 1 तो प्रूफ हो गया, ये 1 1 हो गया। अब हमको दिखाना है कि ये ऑन टू है, ऑन टू है कि नहीं ये देखना है, हमें पता है नहीं कि ऑन टू है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे हम, फॉर f इज ऑन टू, फॉर f इज ऑन टू, इसके लिए क्या करेंगे, फॉर f इज ऑन टू। अब देखिए यहाँ पर था r-3, ये a की वैल्यू थी, और यहाँ पर है b की वैल्यू r-1। ये अगर हम f a बराबर b प्रूफ कर दें, एक्चुअल में f a बराबर b का मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लें और वो इसके बराबर हो जाए, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये ऑन टू है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ऑन टू नहीं है। क्लियर है? तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे आप, लेट y बिलोंग्स टू, कोडोमेन ही लिख देते हैं, y बिलोंग्स टू b। b क्या है, कोडोमेन। लेट y बिलोंग्स टू b, हमने मान लिया कि y जो है इस b को बिलोंग कर रहा है, और b है क्या एक्चुअल में, ये r-1 है। हमने मान लिया कि लेट y बिलोंग्स टू b, लेट y बिलोंग्स टू b। तो अब अगर y b को बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a। हमने मान लिया कि y b को बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a सच दैट ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x-2 अपॉन x-3। पहले तो मान लिया कि y b को बिलोंग कर रहा है, हमने मान लिया ये y है यहाँ, तो यहाँ पर एक x ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो इन दोनों में रिलेशन स्थापित कर रहा है, मतलब ये y जो है इस x का इमेज है। हमने मान लिया y इस b को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर एक x ऐसा है जिसका ये इमेज है। तो प्रूफ करते हैं, देखिए ऐसा है कि नहीं है। अगर ये बन जाएगा fx इक्वल टू वाई, अगर ये प्रूफ हो जाएगा fx इक्वल टू वाई, तो समझिए सही है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस वाई 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x-2। दिस इम्प्लाइज दैट, इस x को इधर करिए तो ये हो जाएगा xy माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अभी ये साफ कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर x कॉमन ले लें हम, ये x, तो ये क्या हो जाएगा, y-1 हो जाएगा।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y माइनस 2। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। इसके पहले जो था fx, इसकी वैल्यू क्या थी, fx इज इक्वल टू था fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। देखिए ये जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू इसकी थी, ये वैल्यू इसकी थी। इसके लिए देखिए ये बिलोंग्स तो कर रहा है रियल नंबर को, ये जो है ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन बट x इज नॉट इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 नहीं रखेंगे। अगर x की वैल्यू 3 रख देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब ये किसको बिलोंग करेगा, ये r माइनस 3 को बिलोंग करेगा। मतलब ये a को बिलोंग कर रहा है, ये जो है इस a को बिलोंग कर रहा है। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां पर, देखिए ये जो क्या है यहां पर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ये भी हम y क्या माने थे, r, y क्या माने थे, r माने थे। लेकिन यहां पर ये जो है पूरा हमारा r को तो बिलोंग कर रहा है, दिस बिलोंग्स टू r, दिस बिलोंग्स टू r, बट y इज नॉट इक्वल टू 0, बट y इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, y इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज बिलोंगिंग टू, ये जो पूरा बिलोंग कर रहा है ये 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ये r माइनस 1, ये r माइनस 1, ये r माइनस 1 को बिलोंग कर रहा है। r माइनस 1 को बिलोंग करने का मतलब हुआ कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये r माइनस 1 को बिलोंग कर रहा है। r माइनस 1 का मतलब हो गया ये हो गया कि ये b को बिलोंग कर रहा है, या ये b के बराबर हो गया, ये b हो गया, क्या हो गया, b हो गया। क्लियर है? अब देखिए ये x ये b के बराबर हो गया। ये x है क्या, ये x a में है, x a में है। मतलब x की वैल्यू हम कुछ भी रखते जाएं, इसकी वैल्यू कुछ भी रखते जाएं तो ये हो जाएगा रेंज ऑफ f। एक्चुअल में ये x है क्या, ये x जो है रेंज ऑफ f है, रेंज इसमें रखते जाएंगे तो इसका जो रेंज मिलेगा, मतलब जैसे ये fx है, fx एक्चुअल में ये आ गया हमारा fx इक्वल टू बी आ गया है, ये fx इक्वल टू बी आ गया। कहने का मतलब इसकी वैल्यू जो भी आएगी, इसकी ये सब इसमें आएगी। तो ये रेंज ऑफ f बराबर हो जाएगा को डोमेन, ये b क्या है, को डोमेन ऑफ f। क्लियर है? रेंज ऑफ f इक्वल टू को डोमेन ऑफ f, यही हमको प्रूव करना था। रेंज ऑफ f, इसका जो रेंज होगा
वो इसके कोडोमेन के बराबर होगा। तो अगर जैसे रेंज गया ये और कोडोमेन भी यही है, तो हम कहेंगे अगर कोई बच जाएगा तो नहीं है। पता चला कि जैसे 1 2 3 4 यहाँ 5 6 है, पता चला कि ये रेंज यहाँ तक है और ये 2 बच गए, तब ये ऑन टू नहीं होगा, तब ये इनटू हो जाएगा। तो अगर इसका रेंज का मतलब कि जो ये fx की वैल्यू हम रख रहे हैं, fx की वैल्यू जो भी आ जाए, fx f1 की वैल्यू 1 आ गई, f2 की वैल्यू 2 आ गई, ऐसे ही जो वैल्यू रखें और इसमें सबसे रिलेटेड हो जाए, तब तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू है। मतलब ये fx इजिकल टू अगर b के बराबर आ गया, fx इजिकल टू b के बराबर आ गया, तब हम कहेंगे ये ऑन टू है। तो यहाँ पर देखिए ये जो x आया है एक्चुअल में, ये x जो है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये b को बिलोंग कर रहा है। ये जो पूरी चीज़ है ये b को बिलोंग कर रही है, इस b को बिलोंग कर रही है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका जो रेंज ऑफ f है ये कोडोमेन ऑफ f हो गया। तो इस तरह से ये जो है फंक्शन है हमारा, ये क्या है, ये ऑन टू है। दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ ऑन टू। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर इसमें दिक्कत है। तो ये था क्वेश्चन, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के विषय में जो बताए हैं, सवाल लगवाए हैं, उसको देखिए समझिए। इसके बाद हम बताएंगे इन्वर्टिबल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, फिर इन्वर्टिबल कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो इस तरह से 2 बार में ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो कोशिश करके इसको रिवाइज करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने यार मित्रों को बताइए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी नज़र आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि उसको हम फिर से बता सकें। कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको लिखें, जिससे उसको दूर किया जा सके। धन्यवाद।